हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ITI इलेक्ट्रो हब में। आज के वीडियो में हम मापक यंत्र का वर्गीकरण, मापक यंत्र में लगने वाले बलों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली प्रणालियों के बारे में समझेंगे और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने मापक यंत्रों को पहचानना, उनके भाग, उनमें होने वाली त्रुटियों को डिटेल में समझा था, तो उसे आप जरूर देख लें। उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मापक यंत्र का वर्गीकरण। मापक यंत्र को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक मापक यंत्र और द्वितीयक मापक यंत्र। प्राथमिक मापक यंत्र ऐसी युक्तियां होती हैं जिनके द्वारा किसी भी मापे जाने वाली राशि का स्वरूप परिवर्तन किए बिना उन्हें मापक यंत्र पर दर्शाया जाता है। जैसे मीटर से लंबाई का मापना, या सबसे सिंपल उदाहरण है किसी वस्तु को गिनना। उसी तरह द्वितीयक मापक यंत्र ऐसे मापक यंत्र होते हैं जिनके द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर संकेतक की सहायता से किसी वैद्युतिक राशि को मापा जाता है। इन यंत्रों में मापी जाने वाली वैद्युतिक राशि का परिवर्तन कर मापन हेतु उपयोग किए जाते हैं, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर आदि। आइए अब हम द्वितीयक मापक यंत्र का वर्गीकरण देखते हैं। द्वितीयक मापक यंत्र को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कार्य के आधार पर और प्रचालन के आधार पर। कार्य के आधार पर पुनः इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है इंडिकेटिंग यंत्र, दूसरा है रिकॉर्डिंग यंत्र और तीसरा है इंटीग्रेटिंग यंत्र। इसी प्रकार प्रचालन के आधार पर इन्हें कुछ अन्य भागों में बांटा जाता है, जैसे चुंबकीय प्रभाव के कारण मापक यंत्र, ऊष्मन प्रभाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। आइए अब इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। अब हम कार्य के आधार पर द्वितीयक मापक यंत्र के सभी प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले है इंडिकेटिंग यंत्र। यह उपकरण वैद्युतिक राशि के तत्कालीन मान को मीटर पर प्रदर्शित करता है, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग यंत्र। यह उपकरण वैद्युतिक राशि के मानों को एक निश्चित समयांतराल के लिए रिकॉर्ड करता है। इसके एग्जाम्पल हैं रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग यंत्र। यह उपकरण किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालीन मान को प्रदर्शित भी करता है और उन्हें एक निश्चित समयांतराल के लिए रिकॉर्ड भी करता है, जैसे एनर्जी मीटर। आइए अब हम प्रचालन के आधार पर द्वितीयक मापक यंत्र के सभी प्रकारों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है चुंबकीय प्रभाव। धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर जो मापक यंत्र बनाए जाते हैं वह है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र। इसी प्रकार अगला है ऊष्मन प्रभाव। ऊष्मन धारा के ऊष्मन प्रभाव के कारण या उनके आधार पर बनाए जाने वाले मापक यंत्र हैं थर्मोकपल यंत्र, हॉट वायर यंत्र, बोलोमीटर, थर्मिस्टर एक्सेट्रा। इसी प्रकार अगला प्रभाव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रभाव। इसके आधार पर बनाए जाने वाले मापक यंत्र हैं मूविंग आयरन आकर्षण यंत्र, मूविंग आयरन प्रतिकर्षण यंत्र। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रभाव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रभाव के आधार पर बनाया जाने वाला मापक यंत्र है इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र। किसी भी मापक यंत्र में मुख्यतः तीन बल कार्यरत होते हैं जिन्हें हम आपेक्षित बल कहते हैं, जिसमें पहला है विक्षेपण बल। किसी भी संकेतक को स्केल पर चलाने के लिए लगने वाला बल विक्षेपण बल कहलाता है। यह मापन यंत्र में धारा के विभिन्न प्रभाव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मन प्रभाव आदि। नेक्स्ट है नियंत्रक बल। विक्षेपण बल द्वारा उत्पन्न घुमाव बल को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक बल उपयोग करते हैं। इस बल के कारण ही संकेतक मापन के दौरान स्केल के दूसरे सिरे से टकराती नहीं है और विक्षेपण बल के हट जाने के बाद संकेतक शून्य स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है अवमंदन बल।
विक्षेपण बल तथा नियंत्रक बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिनके कारण संकेतक में कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण सही रीडिंग लेने में असुविधा होती है। तो इस कंपन को कम करने के लिए अवमंदन बल का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम नियंत्रक बल प्रणाली के प्रकार देखते हैं। नियंत्रक बल उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः दो प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पहला है स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली और दूसरा है गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली। स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली, आइए अब हम इसकी संरचना देखते हैं। डायग्राम में इसका कनेक्शन दिया हुआ है और इसमें एक या दो स्प्रिंग लगे होते हैं। लगे हुए स्प्रिंग फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं। स्प्रिंग अचुंबकीय तन्य निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च ताप गुणांक वाले होने चाहिए तथा किसी एक स्प्रिंग से शून्य समायोजक पेंच जोड़ा जाता है। स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली में दो स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। इस स्प्रिंग की सहायता से नियंत्रक बल उत्पन्न करते हैं हम। दोनों स्प्रिंग स्पिंडल से जुड़े होते हैं तथा एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जैसे ही विक्षेपण बल के कारण स्पिंडल गति करना प्रारंभ करता है, इससे जुड़ी स्प्रिंग स्पिंडल के घुमाव गति के विरोध में घूमना शुरू करती है, जिस कारण संकेतक धीरे धीरे गति करता है। जब विक्षेपण बल शून्य हो जाता है तो नियंत्रक बल के कारण संकेतक पैमाने की शून्य स्थिति में वापस आ जाता है। स्प्रिंग के साथ एक शून्य समायोजक पेंच लगाया जाता है, जो कि संकेतक को शून्य पाठ्यांक में समायोजित करने का कार्य करता है। गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली। गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली का कनेक्शन आपको डायग्राम में मिल जाएगा। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल को हम नियंत्रक बल की तरह उपयोग में लाते हैं। स्पिंडल के साथ एक नियंत्रक भार जोड़ा होता है और संकेतक के साथ एक संतुलित भार जोड़ा जाता है। यह प्रणाली केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही उपयोग की जा सकती है। गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली में भार का उपयोग नियंत्रण बल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। स्पिंडल और संकेतक में दो भार जोड़े जाते हैं। जब मापक यंत्र में विक्षेपण बल की अनुपस्थिति होती है तो यह भार ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहते हैं। जैसे ही विक्षेपण बल के कारण स्पिंडल गति करना प्रारंभ करता है, उस पर लगा भाव गुरुत्वीय बल के कारण ऊर्ध्वाधर स्थिति में आने का प्रयास करता है, जिससे संकेतक की गति धीमी हो जाती है। इस प्रणाली में तापमान परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है तथा यह प्रणाली सस्ती और लंबे समय तक सूक्ष्मता के साथ कार्य करने हेतु उपयुक्त होती है। आइए अब हम अवमंदन बल प्रणाली के प्रकार देखते हैं। अवमंदन बल उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः तीन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पहली है वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली तथा एडी धारा अवमंदन प्रणाली। वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, जिसका कनेक्शन डायग्राम में दर्शाया गया है, इसमें एक एल्यूमीनियम धातु का बना पिस्टन होता है जो कि बेलनाकार वायु कक्ष में लगा होता है और यह पिस्टन स्पिंडल से जुड़ा हुआ होता है। वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली में एल्यूमीनियम के पिस्टन को स्पिंडल से जोड़ा जाता है। जैसे ही विक्षेपण बल के कारण स्पिंडल घूमना प्रारंभ करता है, पिस्टन वायु कक्ष में गति करने लगता है। वायु कक्ष में वायु के घर्षण के कारण स्पिंडल में लगे संकेतक की घूर्णन गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार वायु के घर्षण से उत्पन्न अवमंदक बल से संकेतक कंपन मुक्त हो जाता है। यह प्रणाली मूविंग आयरन यंत्र में उपयोग की जाती है। द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, जिसकी संरचना डायग्राम में दर्शाई गई है। इसके स्पिंडल से एल्यूमीनियम के 4 पंखे जोड़े जाते हैं, जिन्हें द्रव से भरे कक्ष में रखा जाता है। यह प्रणाली केवल उन्हीं मापक यंत्रों में उपयोग की जा सकती है जो कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में कार्य करते हैं। द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली में पंखों को स्पिंडल से जोड़कर द्रव से भरे कक्ष में रखा जाता है। जब विक्षेपण बल के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमना शुरू करता है तो स्पिंडल से जुड़े पंखे द्रव में डूबे रहने के कारण धीरे धीरे गति करते हैं। पंखों की गति के कारण संकेतक की गति में कमी आती है। द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली में पंखों द्वारा द्रव से उत्पन्न घर्षण के कारण अवमंदन बल उत्पन्न होता है, जिससे संकेतक के कंपन में कमी आती है। एडी धारा अवमंदन प्रणाली, स्पिंडल के साथ
एक डिस्क लगी होती है जो कि एल्यूमिनियम अथवा तांबे की बनी होती है। इस डिस्क को दो स्थायी चुंबक के मध्य रखा जाता है। एडी धारा अवमंदन प्रणाली में इस स्पिंडल से एक चकती जोड़ी जाती है जिन्हें दो स्थायी चुंबक के मध्य स्थापित किया जाता है। जब विक्षेपण बल के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमना शुरू करता है तो उसके साथ ही एल्यूमिनियम की डिस्क भी घूमती है। यह डिस्क स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूमती है और इस डिस्क में एडी धारा उत्पन्न हो जाती है। एडी धारा से उत्पन्न फ्लक्स चकती की गति का विरोध करता है और अवमंदन बल उत्पन्न करता है। इस अवमंदन बल के कारण हमारे संकेतक से कंपन कम हो जाते हैं। अभी तक हमने मापक यंत्र के प्रकार, उनमें लगने वाला बल तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली प्रणालियों के बारे में देखा। आइए इन्हीं सबसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें पहला है, कौन सा बल संकेतक को शून्य स्थिति में लाने के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन है ए विक्षेपण बल, बी नियंत्रक बल, सी वायु घर्षण डैम्पिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नियंत्रक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली कार्य करती है? ऑप्शन है ए किसी भी स्थिति में, बी ऊर्ध्वाधर स्थिति में, सी क्षैतिज स्थिति में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है? ऑप्शन है ए एसी वोल्टमीटर, बी डीसी वोल्टमीटर, सी एनर्जी मीटर, डी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनर्जी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापक यंत्र में लगे स्प्रिंग को बनाया जाता है। ऑप्शन है ए स्टील, बी सिल्वर, सी टिन्ड कॉपर, डी फास्फोरस ब्रॉन्ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फास्फोरस ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली किस स्थिति में उपयोग की जाती है? ऑप्शन है ए किसी भी स्थिति में, बी ऊर्ध्वाधर स्थिति में, सी क्षैतिज स्थिति में, डी तिरछी स्थिति में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली उपयोग की जाती है। ऑप्शन है ए मूविंग कॉइल यंत्र में, ऑप्शन बी मूविंग आयरन यंत्र में, ऑप्शन सी इंडक्शन टाइप यंत्र में, ऑप्शन डी डायनेमो टाइप यंत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मूविंग आयरन यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंडिकेटिंग यंत्र में संकेतक को घुमाने के लिए कौन सा बल उपयोग होता है? ऑप्शन है ए विक्षेपण बल, बी नियंत्रक बल, सी अवमंदन बल, डी प्रतिकर्षण बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्षेपण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर के संकेतक होना चाहिए। ऑप्शन ए बहुत हल्का, ऑप्शन बी बहुत भारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहुत हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक प्रभावशील प्रणाली है। ऑप्शन ए एडी धारा अवमंदन प्रणाली, बी वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, सी द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एडी धारा अवमंदन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन है ए एडी धारा अवमंदन प्रणाली, बी वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, सी द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन्हें जरूर ध्यान में रखें। हमारे आने वाले वीडियोस में हम धारा मापन की सभी विधियों एवं मापक यंत्रों के बारे में देखेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ITI इलेक्ट्रो हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।